एंड वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं उसके संभागों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारे मध्य प्रदेश जीके की दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप पहले उसको देख लें और फिर उसके बाद में आप इस लेक्चर को देखें, ठीक है। ये हमारी परीक्षा धाम पुस्तक से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं पूरी एमपी जीके का, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश की जो भी सभी परीक्षाएं हैं, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो ईएसबी द्वारा जो कराया जाता हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसमें 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए आते हैं वो हो, या कोई माइनिंग ऑफिसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्ड हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये नया एडिशन है जिसका हम जो 5th एडिशन आया है उसका हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं पूरी बुक का, ठीक है। ओवरव्यू दे रहे हैं आपको 2026 का नवंबर में जो अभी प्रकाशित हुआ है, ठीक है, वो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एवं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है पुस्तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 1947, 1 नवंबर 1956 एवं 1 नवंबर 2000 की स्थिति के साथ में वर्तमान स्थिति को भी बताया गया है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। यह हमारा 1947 का मध्य प्रदेश है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मध्य भारत प्रांत हुआ करता था, उसके बाद विंध्य प्रांत होता था, बघेलखंड वाला क्षेत्र हुआ करता था, और ये हमारा सीपी बरार वाला क्षेत्र हुआ करता था पूरा मिला के, जिसे मध्य प्रांत भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें। ये है हमारा पार्ट ए के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार क्षेत्र आता है, जो आज हमारे दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है उससे जो लगा हुआ क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। कौन सी राजधानी हुआ करती थी इसकी? नागपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो हरदा रियासत की जो मकड़ी रियासत है, केवल वो ही आज मध्य प्रदेश में शामिल है। नहीं तो जो भी इससे सीपीएन बरार का जो क्षेत्र था ना, उसकी जो सभी रियासतें थी ना, वो आज वर्तमान में ये या तो छत्तीसगढ़ में चली गई हैं, एक बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया है, और जो बचा हुआ पार्ट था वो महाराष्ट्र राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हम इसको जान लेते हैं। सीपी बरार इसका सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार था, सीपी बरार जैसे हम कहते थे, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2 नवंबर 1861 में हुई थी। जो बरार की जो स्थापना थी वो हैदराबाद से अलग करके बनाई गई थी, क्योंकि हमने देखा था हैदराबाद हमारे आज़ादी से पूर्व एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, ठीक है। इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी। इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो कौन बनाया गया था? रविशंकर शुक्ल जी बनाए गए थे। जो हमारे आज़ादी के बाद जब हम 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है, पुनर्गठन कहें हम, तब उसका गठन होता है, तो ये हमारे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इसमें वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो मकड़ी रियासत है वो हरदा वाले क्षेत्र की वो केवल शामिल है, नहीं तो कोई भी पार्ट सीपी बरार का हमारे आज मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है, ठीक है। उस समय ये रियासतें पाई जाती थी। जैसे जसपुर हुआ छत्तीसगढ़ में है आज, वो विदर्भ नागपुर वाले क्षेत्र में है। मकड़ई जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, सरजुआ छत्तीसगढ़ में है, करबधा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। खैरागढ़, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, सारंगढ़, ये सभी रियासतें वर्तमान में कहाँ हैं या जिलों के रूप में ये परिवर्तित हो चुकी हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती हैं। केवल एक ही है विदर्भ वाला क्षेत्र जो नागपुर आज वर्तमान के महाराष्ट्र में शामिल हुआ है, और एक ये हमारे यहाँ पे है। तो सीबी बरार का जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। अब आगे हम चर्चा करते हैं। हमारी जो पार्ट सी था, पार्ट सी मध्य भारत का क्षेत्र, इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी। कितनी राजधानी हुआ करती थी? 2 राजधानी हुआ करती थी। ग्वालियर का जो क्षेत्र था वो 6.5 माह के लिए राजधानी रहता था, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन राजधानी रहती थी, और ग्रीष्म काल में क्या ग्वालियर वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो इसका जो सभी प्रशासन के कार्य थे वो इंदौर शिफ्ट हो जाते थे उस समय पे। हम इसका एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि 22 अप्रैल को इसको क्या है भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। जो क्या है कई बुकों में अलग अलग रियासतें देखने को मिलती है, लेकिन हमें इसमें जो देखने को मिल रही हैं 22 रियासतों ने उस समय एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। ग्वालियर जो ग्वालियर था उसको मध्य भारत लाल जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ग्वालियर में मध्य भारत की स्थापना की या उद्घाटन किया, जो भारत में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक दृष्टि से
16 जिलों में विभक्त हो गया। आगे है इसमें 22 मई को मध्य भारत का गठन होता है। कब होता है? 22 मई को मध्य भारत जो पूरा एक पार्ट भी था वो उसमें आया, अस्तित्व में आया। जो रियासतें थी उनकी 22 रियासतें उनने साइन कर दिए थे, लेकिन वो एकजुट होकर 22 रियासतें मध्य भारत के रूप में हमारे समक्ष आई। ठीक है, जिनके जो प्रमुख बनाए गए, राज प्रमुख बनाए गए जीवाजीराव सिंधिया। कौन बनाए गए थे? जीवाजीराव सिंधिया। और और साथ में कौन बनाए गए? जो उप प्रमुख बनाए गए वो यशवंत राय द्वितीय बनाए गए, जो होलकर राजाओं से संबंधित थे और ये सिंधिया राजाओं से संबंधित थे। ठीक है, इसी समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक, कब जाना जाने लगा? जब 28 मई 1948 के बाद से इसको क्या जाने लगा? या स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाने लगा। बाद में जब एक निर्वाचित मंत्रिमंडल का गठन होता है तो लीलाधर जोशी के बारे में आपने सुना होगा। ये हमारे मध्य भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कौन बने थे पहले प्रधान मंत्रिमंडल के? लीलाधर जोशी जी। तत्पश्चात गोपाल कृष्ण बर्जयवर्गीय जी, तख्तमल जैन जी, मिश्रीलाल गंगवाल जी इसके तत्पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, लेकिन पहले कौन थे? लीलाधर जोशी थी। एक बार हम इसमें जो रियासतें शामिल थी उनके बारे में जान लेते हैं। जो पार्ट बी में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? होलकर रियासत थी, सिंधिया रियासत, देवास सीनियर जूनियर, वड़बानी, भूमिया, जवारा, ठीक है, जावरा जो आज रतलाम में आती है, पिपलौदा, राजगढ़, काठीवाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मथुरार और मोहम्मदगढ़ ये उस समय यहाँ पे शामिल थी इस वाले पार्ट में। अब अगले पार्ट पर चलते हैं हम। पार्ट सी। पार्ट सी विंध्य प्रदेश आता था। तो सबसे जो विंध्य प्रदेश था, और जो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो हमारी भोपाल रियासत थी वो किसके मध्य शामिल थी? तो भोपाल रियासत हमारी पार्ट सी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित थी। शामिल किस में थी? पार्ट सी के अंतर्गत, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। तो क्या किया उस समय पे? मार्च 1948 में, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब माना जा रहा है? 1 नवंबर 1956 को। उससे पहले हम मध्य भारत, बघेलखंड वाले क्षेत्र और सीपी बरार वाले, या जिसे विंध्य प्रदेश कहते थे सी वाला, और या सीपी बरार में विभक्त थे। ठीक, अब बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य का गठन किया गया। बीपी मेनन द्वारा रीवा एवं नौगांव को मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। प्रारंभ में इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, वो रीवा और नौगांव, लेकिन फिर अंत में जाते जाते केवल अस्तित्व में रीवा ही बची। तो जो नौगांव किसका नेतृत्व करती थी? नौगांव नेतृत्व करती थी बुंदेलखंड का, और जबकि रीवा नेतृत्व करती थी बघेलखंड का। ठीक है, आगे है कि 4 अप्रैल 1948 को एन वी गाडगिल द्वारा, ठीक है, इस जो विंध्य प्रदेश था उसका उद्घाटन किया। उससे पहले हम क्या देख रहे थे? मध्य भारत का उद्घाटन कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं। और इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? एन वी गाडगिल कर रहे हैं। और फिर सर्वप्रथम रीवा एवं बुंदेलखंड दो इकाइयों रूप में इसको देखा गया, जिसमें जो पहले जो राजप्रमुख बनाए गए राजा मार्तंड देव, जो हम देखते हैं कि सफेद शेर किसने खोजा था, तो इन्हीं का नाम आता है महाराजा मार्तंड सिंह देव का। ठीक है, उनको बनाया गया। और बघेलखंड का कप्तान किसको बनाया गया? अवधेश प्रताप सिंह जी को। और बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना जी को बनाया गया। इनके नेतृत्व में दो मंत्रिमंडलों का गठन किया गया था। ठीक, लेकिन इस जो मंत्रिमंडल था इसने 14 अप्रैल 1949 को इस्तीफा दे दिया। तो पूछा जा सकता है जो विंध्य प्रदेश था उसमें जो दो मंत्रिमंडल चल रहे थे उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो 14 अप्रैल 1949 को इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। फिर क्या हुआ? 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में शंभूलाल शुक्ल जी को चुना जाता है। अगर हम एक बार रिवीजन कर लें तो हमारा जो सीपी बरार क्षेत्र था उसके मुख्यमंत्री कौन बन रहे थे? रविशंकर शुक्ल जी बन रहे थे। हमारा जो मध्य भारत वाला क्षेत्र था तो वहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो उनके मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? तो लीलाधर जोशी जी बन रहे हैं। और जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है अप्रैल में 1952 में, तो कौन बन रहे हैं? हमारे शंभूनाथ शुक्ल जी बन रहे हैं। ये चीज़ें हमें सब याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल के बारे में बताया जाता है कि जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? लालराम वाजपेयी जी थे। शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार जी थे। उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह जी थे। न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया था। इसके बाद में उनका जो चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संतानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसी के साथ प्रारंभ में इनकी, मैंने जो आपको पहले बताया कि दो राजधानी हुआ करती थी, रीवा और नौगांव,
लेकिन अंत में रीवा ही मुख्य रूप से इनकी राजधानी बची केवल। इसमें सम्मिलित रियासतों के बारे में देख लेते हैं। रीवा थी, पन्ना थी, ओरछा था, ठीक है, समथर था, दतिया था, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर, कोटी आदि रियासतें इसमें आती थीं। अब हम देख लेते हैं कि पार्ट सी में जो शामिल भोपाल रियासत थी, ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र थी, तो उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भोपाल वैसे तो सीमित पार्ट का था, लेकिन अपने आप में एक स्वतंत्र था, जिसे 1 जून 1949 को भारतीय संघ में विलय किया गया था। उस समय जो हस्ताक्षर किए थे नवाब हमीदुल्ला खान द्वारा भारत में विलय करने के हस्ताक्षर किए गए थे। और सब उस समय एन बी बनर्जी थे, यहाँ के मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था उनको। आगे चर्चा करते हैं हम इस पे। और जब जब चुनाव होते हैं 1952 में, देखो सभी रियासतों में चुनाव हो रहे हैं, तो शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनको यहाँ का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये शंकर दयाल शर्मा जी वही हैं जो हमारे 8वें उपराष्ट्रपति बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और 9वें प्रेसिडेंट बनते हैं। जब हमारे NEP 1952 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई जाती है, उस समय ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब तो अब हमें एक 4 रिवीजन कर लेते हैं। मध्य भारत के कौन है हमारे? लीलाधर जोशी जी बन रहे हैं। विंध्य के कौन बन रहे हैं हमारे? शंभुलाल शुक्ल जी बन रहे हैं। और हमारे सीपी बरार वाले क्षेत्र के कौन बन रहे हैं? रविशंकर शुक्ल जी बन रहे हैं। और यहाँ पे कौन बन रहे हैं? शंकर दयाल शर्मा जी बन रहे हैं। गृह मंत्रालय, तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, उन्होंने किसने साइन किए उन पर? हमीदुल्ला खान ने भारत सरकार में विलय पत्र पर साइन किए। भोपाल विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? सुल्तान मोहम्मद खां। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। अगर पूछ लिया जाए तो हमें ये याद हो। देखो क्या है, हम फ्लो में पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें क्या है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो पेपरों में आने लायक होते हैं, हम उनको क्या स्किप कर देते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मुख्य चीज़ें बताऊंगा कि जो एग्जाम में आने लायक हैं, क्योंकि मैं MPPSC का प्रीलिम्स काफ़ी बार दे भी चुका हूँ और काफ़ी बार निकाल भी चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने बारे में एक चर्चा कर देता हूँ। मुझे MPPSC के 6 मेंस लिखने का अभ्यास है। इसके अलावा मैं अन्य राज्यों जैसे यूपी और RAS का भी मेंस लिख चुका हूँ, और मैं UGC से नेट क्वालिफाइड हूँ। तो आप मुझ पर विश्वास रखें, और मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा वो एकदम से मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर ही होगी। आगे चलते हैं हम, तो हम ये जान लेते हैं कि उस समय का जो भोपाल था उसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल थीं। तो कौन सी थी? भोपाल, रायसेन, इच्छावर, बेरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, ठीक है, नसरुल्लागंज, गौहरगंज, बरेली, बेगमगंज, उदयपुरा। ये हमारे तत्कालीन भोपाल राज्य में 14 तहसीलें शामिल थीं। अब हम कुछ एग्जाम के जो कुछ हेल्प कर सकते हैं वो पॉइंटों को देख लेते हैं कि उस समय पे जो, अगर हम देखें तो सीटें कितनी हुआ करती थी उनके बारे में। देखो विंध्य प्रदेश था, उसके पास में 60 सीटें थी। भोपाल जो कि विंध्य प्रदेश के अंतर ही आता था, उसके पास 30 सीटें थी। मध्य भारत था, उसके पास 99 सीट थी। और जो CP बराबर मध्य प्रांत था, मध्य भारत अलग था, मध्य प्रांत अलग था, तो उसके पास कितनी थी? 150। टोटल 339 सीटें हुआ करती थी। अभी हम देखेंगे कि जब हम 1 नवंबर 1956 में गठित हो रहे हैं, तो हमारे पास कितनी बचती हैं? 320 बचती हैं। फिर 90 अलग हो जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी बचती हैं? केवल 230 बचती हैं। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं पहले इस पे। तो अगर हम उस समय के, अगर हम विंध्य प्रदेश को लें और उसको अगर आज से तुलना करें हम, ठीक है, तो उसमें कितने जिले विभक्त होते हैं? तो तात्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में, तात्कालीन मध्य भारत को 16 जिलों में, और भोपाल को 2 जिलों में, भोपाल और रायसेन के रूप में, और सेंट्रल प्रोविंसेस को कितने रूपों में? 22 रूपों में विभाजित किया गया था। अगर हम इनको गिनते हैं ना, तो हमारे कितने जिले निकलते हैं? 48 जिले थे। अगर हम उस समय इनको जोड़ देते थे तो कितने हो जाते थे? 48 जिले हुए। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखो आगे आ गया, जो हमने एक नज़र में देख लेते, जो हमने जो पढ़ा है क्या है, कि सेंट्रल प्रोविंसेस की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। नागपुर थी। मध्य भारत की कौन थी? 2 राजधानियां थी। शीतकालीन थी ग्वालियर, और इंदौर क्या थी? ग्रीष्मकालीन थी। विंध्य की मुख्य रूप से एक ही राजधानी बची अंत में जाके, कौन सी थी? वो रीवा थी। और भोपाल अपने आप में एक सी का पार्ट था, लेकिन स्वतंत्र था, तो इसकी राजधानी स्वयं में भोपाल थी। इसमें जो रियासतों के बारे में बताया गया, तो कई जगह हमें अलग अलग सोर्स में मिलता है, तो कभी कभी इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि CP बराबर में लगभग 14 से 15 थी।
और जो मध्य भारत का था उसमें 22 से 25 के बीच में थी, और जो विंध्य था उसमें कितनी थी, 35 से 38 के बीच में थी। वो भोपाल में केवल एक ही रियासत थी, क्योंकि भोपाल ही रियासत थी वो, उसके अंदर तहसील 14 शामिल थी। अब देखते हैं हम कि हमारी 1956 में स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से हम हमारी रियासतें बन रही हैं। इससे पहले ही वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फजल अली आयोग बना, जिसका गठन 1953 में किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट तो एवं सिफारिश दी, तो 1 नवंबर को उसी के आधार पर हमारे जो भारत देश है उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। कितने? 14 तो स्टेट बनाए गए थे और 6 यूटीज बनाई गई थी। ठीक है, तो जो 14 जो स्टेट थे उसमें से मध्य प्रदेश का एक नाम था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हमारे यहाँ पे पार्ट ए बी सी की जो 79 रियासतें थीं उनको शामिल करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके लिए हम क्या लेके आए थे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेके आए गए थे, जिसमें हमारे पास में क्या क्या चीज़ें थीं। उसकी धारा 9 के तहत 7 संभाग एवं 13 जिलों के रूप में हमने मध्य प्रदेश का गठन किया था। ठीक है, कोई पूछ ले अगर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे और 43 जिले थे। उसके बाद में 72 और 73 में, पहले 72 में भोपाल को जिला बनाया गया और 73 में राजनांदगांव को, जिससे हमारे पास में कितने जिले हो गए, ये सब चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमारे पास में 45 जिले हो गए। फिर 1958 में बी आर दबे और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 10 और 6 इनका गठन होता है। टोटल हमारे यहाँ पे ऐसे बढ़कर 61 जिले हो जाते हैं और 1 नवंबर 2000 में 16 जिले हमारे से अलग हो जाते हैं और नए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। और उस समय तक हमारे 12, जब हमारे पास 61 जिले थे तो हमारे पास में 12 संभाग हो गए थे और 61 जिले हो गए थे हमारे पास में। 16 जब अलग हो जाते हैं तो हमारे पास में 45 बनते हैं और 9 हमारे पास में संभाग बचते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे 2003 में गठन हो रहा है, कुछ 2 जिलों का, फिर 2008 में गठित हो रहे हैं, फिर 2016 में गठन हो रहा है, और फिर उसके बाद में 2023 और 25 में 24 में गठन होता है। इससे वर्तमान में 55 जिलों की संख्या है। सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये है कि ये गठन हो गया है, तो जो फजल अली थे उनके द्वारा जबलपुर को राजधानी के रूप में बनाए जाने की सुझाव दिया, लेकिन किंतु जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल मध्य में होने के कारण भोपाल को राजधानी बनाने का सुझाव दिया और इसको भोपाल को ही राजधानी बनाया गया। प्रारंभ में ये जिला नहीं था, लेकिन 1972 में इसको जिला बनाया गया। तो उसके बाद में क्या परिवर्तन देखने को मिले, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, तो क्या परिवर्तन देखने को मिले, जो पार्ट ए का भाग था, मैंने आपको बताया था कि जो बरार में केवल हमारे यहाँ पे हरदा आई, और तत्कालीन जब छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था हमसे तो उस समय के वो क्षेत्र आए, लेकिन हमसे अलग अलग क्या हो गया था 1956 में, अकोला अलग हो गया, अमरावती अलग हो गया, भंडारा अलग हो गया, बुल्डाना अलग हो गया, यमतवाल अलग हो गया, नागपुर, वर्धा, चांदा, ये जो रियासतें थीं, लगभग 8 रियासतें हमसे क्या हो गई, अलग होके कहाँ पर चले गए, तत्कालीन बम्बई राज्य में चले गए। उसके बाद में पार्ट बी क्या था, हमारा मध्य भारत था। मध्य भारत माने जो हमारा सिंधिया और होलकर रियासतों के आसपास वाला क्षेत्र था। उसमें से क्या था कि जो विदिशा राजस्थान की सिरोंज तहसील थी वो हमने विदिशा में शामिल कर ली, लेकिन हमारे मंदसौर का जो सुनील टप्पा था वो हमने किसको दे दिया था, राजस्थान को प्रदान कर दिया। हमने उनसे सिरोंज ले ली, उनको सुनील टप्पा प्रदान कर दिया, जो मंदसौर जिले का हिस्सा था। और पार्ट सी जो था ना वो परिवर्तित रावत जैसा का तैसा मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। एक बार हम स्थिति देख लेते हैं कि उस समय की क्या स्थिति थी। देखिए, हम 1947 में ऐसे थे, 3 पार्टों में डिवाइड थे और जो भोपाल था वो पार्ट सी का हिस्सा था। फिर जब 1956 में 1 नवंबर को गठन होता है तो हमारे पास में 43 जिले बचते हैं और हमारे पास में 7 संभाग बचते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की 55 जिले की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 55 जिले बने, उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम से जुड़े हुए जो बुक में लिखे रहते हैं साइड में पॉइंट, जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और मैंने अपने इसी चैनल पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की कुछ वीडियो डाल रखी हैं। मैंने उसमें भी बताया कि हमारे देश में पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं, 7 में पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं। तो धार में हमारे एक पीएम मित्र पार्क का पहले का शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसके साथ में हमारे यहाँ पे जो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी प्रारंभ की गई हैं चीज़ें। और जनजातीय समाज को शासकीय योजनाओं से सीधे जोड़ने के लिए कौन सा पर्व स्टार्ट किया गया है, आदि सेवा पर्व। सीधा पूछा जा सकता है आपको कि आदि सेवा पर्व जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है तो वो किससे संबंधित है, तो जनजातीय समाज को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए। इसके साथ में ही हमने एक सुमन सखी चैटबोट प्रारंभ किया है, किसके लिए किया है,
जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बोलकर किसी चैट बोर्ड से अपने गर्भावस्था में कैसे देखभाल रखना है हमें उसकी जानकारी हमें प्रदान करती है, तो उसको हमें इसमें देखना है हमें। ठीक है, ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखो, मध्य प्रदेश के जो 45 उस समय पर जब 43 जिले थे तो किस प्रकार से 44वां बनता है, और आगे ऐसे ही बनते चले जाते हैं, उन सब के बारे में एक मैप के माध्यम से बताया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 55 जिले हैं वर्तमान में। एक देखते हैं, देखो मैंने जैसा आपको बताया था 72 में हमारे पास में हमने भोपाल बनाया तो हमारा 44वां जिला था। उसके बाद में हमने 73 में, इसी में ही लिखा हुआ है, 73 में क्या बनाया हमने, राजनंदगांव बनाया, तो हमारे पास में 45 जिले हो गए। फिर 1998 में हमने उस समय पे कितने जिले बनाए, हमने 10 जिले बनाए। कितने जिले बनाए, 10 जिले। और जो मई में बनाया हमने, फिर 6 जिले कब बनाए हमने, ये बी आर दवे जी की सिफारिश पर बनाए, और ये सिंहदेव जी की सिफारिश पर बनाए। इनसे अलग अलग हो गए, तो टोटल हमारे यहाँ पे 45 में 16 जोड़ दिए तो 61 हो गए। फिर क्या हुआ, इस समय पे हमसे क्या अलग हो गया, हमसे अलग हो गया छत्तीसगढ़, तो 16 जिले इसमें चले जाते हैं, तो हमारे पास में फिर से 45 बचते हैं। फिर हम 3 नए जिले बनाते हैं 2003 में, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। फिर हमारे पास में संख्या कितनी हो जाती है, 48। फिर हमारे पास में 49वां क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि हमारा 49वां जिला कौन सा था, तो अलीराजपुर था, झाबुआ को अलग करके, और सिंधी से अलग करके हमने क्या बनाया, 50वां सिंगरौली बनाया। ये लगभग 14 मई को सॉरी 1 मिनट, ये 14 मई को बनाया था शायद, और ये 21 मई को बनाया था, ऐसी इनकी डेट होती है। फिर क्या रहता है, फिर 16 अगस्त 2013 में हमारा 51वां जिला राजगढ़ को तोड़कर आगर मालवा या शाजापुर को तोड़कर आगर मालवा बनाया गया। फिर 1 अक्टूबर को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया। फिर उसके बाद में हमारा जो 2013 वाला समय था, उस समय पे हमारे 3 नए जिले बनाए गए, जिसमें से रीवा से मऊगंज को अलग किया गया, हमारे सतना से मैयर को अलग किया गया, और उससे छिंदवाड़ा से पाडोना को अलग किया गया। जो गोटमार मेले के बारे में पढ़ते हैं वो पाडोना में पड़ता है, और जो सबसे बड़ा हम हमारे जो चचाई जलप्रपात देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, जो बीहड़ नदी पर देखा जाता है, तो वो मऊगंज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, हमें ये याद रहना चाहिए। और मैयर में तो आपको पता ही होगा माँ शारदा का स्थल है। ठीक है, आगे है, देखते हैं। जो मैंने आपको जो भी बातें समझाई वो सब भाषा के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पुनर्गठन के समय पे 1 नवंबर को हमारे 43 जिले थे, लेकिन मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद 45 जिले बचे। वो कैसे बचे हम देखते हैं। इसका गठन किया गया, मैंने आपको बताया भोपाल का, ये हमारा 44वां हो गया, 45वां हो गया। तो मई में क्या हुआ, हमारे 10 जिलों का गठन किया गया, किसकी सिफारिश पर, बी आर दवे की शिकायत पर, वो सिफारिश पर। उसके बाद में जून में 6 जिलों का गठन किया गया, ठीक, उस किसकी सिफारिश पर, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में तीन 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर मुख्य रूप से खंडवा से अलग होकर बनाया गया, अशोकनगर को गुना से अलग होकर बनाया गया, और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बनाया गया। उसके बाद में 17 मई और 24 मई, मैंने पूछा ना 14 मई बोल रहा था वहाँ, लेकिन क्या है 17 मई है। तो अलीराजपुर का गठन होता है झाबुआ से अलग होकर 49वें जिले के रूप में, 49वें जिले के रूप में। और 24 मई को सिंगरौली बनता है सिंधी से अलग होकर 50वां जिला। कई बार पेपरों में उस समय जब ये बना था ना, तो ये पेपरों में पूछा गया था, तो हम प्रीवियस ईयर के रूप में इसको भी देखते थे। 16 अगस्त को हमारा आगर मालवा बनता है शाजापुर से अलग होकर 51वां जिले के रूप में। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बनता है। और 2023 में देखिएगा, ये तीनों 2023 में बनाए गए हैं। 13 अगस्त को बनाया गया था मऊगंज रीवा से अलग होकर 53वां जिला। एक पेपर में पूछा गया कि मैयर हमारा कौन सा जिला बना है, तो कौन सा है ना, 55वां जिला। फिर 5 अक्टूबर को पाडोना बनता है 54वां छिंदवाड़ा से अलग होकर, और मैयर बनता है सतना से अलग होकर 55वां जिला। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे यहाँ पे 10 संभाग एवं 55 जिले हैं। कुछ स्रोतों में ऐसा बताया गया है कि जो राजनंदगांव है उसका गठन 72 में हुआ था, लेकिन अगर हम राजनंदगांव के पोर्टल पर देखें ना, तो 26 जनवरी 1973 को उसके द्वारा अपने आप का स्वयं का गठन देखा जाता है। ठीक है, तो हम उसके पोर्टल की ही मानेंगे क्योंकि वो सरकारी डेटा है हमारे। इस सभी उनके बारे में बताया गया था
कि जो 1998 में जो बन रहे हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में हैं शामिल, वो हैं, क्योंकि कुछ जिले थे वो कहाँ चले गए, वो छत्तीसगढ़ में चले गए। जैसे बड़वानी खरगोन से अलग होके बना, श्योपुर मुरैना से अलग होके, ठीक है, मूल जिला तो ये है हमारा, जो नया बना था ये है। तो कटनी जबलपुर से अलग होके बना था, डिंडोरी मंडला से अलग होके बना था, हरदा होशंगाबाद से होकर बना था। ये 98 में जब 16 बने थे, वो मध्य प्रदेश में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे, 16 में से 7 हमारे यहाँ पे रह गए। और नीमच मंदसौर से अलग होकर, उमरिया शहडोल से अलग होकर जे। उसके बाद में जब जो 2003 में, अब तो क्या है जितने भी बनेंगे वो हमारे यहाँ पे, क्योंकि सन 2000 में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब जितने भी बनेंगे वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करेंगे हम इनको। ठीक है, फिर क्या है कि बोरियत आने लगती है किसी भी क्लास में, अगर वही चीज़ हम बार बार रिपीट करने लगें तो। ये है, तो यही कन्फ्यूजन पॉइंट है जो कई बार हमें कन्फ्यूज करते हैं। देखो, अधिसूचना कब जारी होती है, 13 सितंबर 1972 को, लेकिन जिले का गठन कब होता है, 2 अक्टूबर 1972 को। ये हमें पता होना चाहिए, अधिसूचना और गठन में अंतर होता है। अगर क्वेश्चन अधिसूचना से संबंधित आ जाए तो हमें क्या लगाना है, 13 सितंबर 1972। लेकिन अगर सिंपली अगर पूछा जाए कि गठन गठन कब हुआ था भोपाल का, जिले का, तो हमें लगाना है अक्टूबर 1972। आगे चलते हैं हम, कि मध्य प्रदेश के जो राज्य पुनर्गठन है उससे जुड़े हुए सन जो विधेयक लाया गया था, तो पूछ लिया जाता है हमें उस समय पे कौन था कौन नहीं था। तो उस समय पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह जी थे। तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर थे। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण जी। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब 2000 में, हमें पता है 1998 से लेकर लगभग 2004 तक बीच में 2 सरकारें थी, क्योंकि एक 13 महीने की सरकार थी, उसके बाद में उनकी पूरी 5 वर्ष की सरकार थी। और 1998 से लेकर, क्योंकि 1998 में जब परमाणु परीक्षण पोखरण में किया जा रहा है शक्ति 98 के नाम से, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस समय किया गया था। तो ये हमें समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री दिग्विजय जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, और राज्यपाल हैं भाई महावीर जी, और के आर नारायण राष्ट्रपति हैं हमारे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मिनिस्टर हैं। तो ये इतना नहीं पूछते हैं, ये इतना हमें डेटा याद रहने वाली हैं, लेकिन ये जरूर पता होता है कि उसको गठन कब किया गया था। पेपरों में कई बार पूछ लिया जाता है। 2023 के पेपर में सीधे से पहला क्वेश्चन था ये, सेट ए का शायद। तो ये पोस्ट कब गठन किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 में गठन किया गया था। तो ये फिर भी देख लेते हैं, पारित कब हुआ, 31 जुलाई को हुआ राज्यसभा में। कब पारित हुआ, 9 अगस्त को। राष्ट्रपति ने कब, 15 अगस्त को स्वीकृति प्रदान कर दी। और उसके बाद भी 1 नवंबर को हमने वहाँ पे, उनके कौन थे, जोगी साहब पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, कुछ अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। देखो, जैसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से सीमा लगती है, लेकिन उस समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। और अभी बस क्या होता है, मध्य प्रदेश सीमा सबसे लगती है, लेकिन यहाँ पर इन जो 3 राज्यों के अलावा अब केवल अकेला क्या आ जाता है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ आ जाता है। अब छत्तीसगढ़ की सीमा इनसे लगती है। और देख लेते हैं, तो 7 राज्य आ गए। अविभाजित मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको 61 और 12 संभाग थे, अलग हुए 15 16 जिले और 3 संभाग, जो छत्तीसगढ़ बना था। अविभाजित का कितना क्षेत्रफल था, 44,43,443,446। आज कितना है, 3,08,252 या 48, जो भी 45, जो भी आपको देखने को मिल जाए। उस समय पे जो उत्तर से उत्तर से दक्षिण का है 996, आज कितना है हमारा 605। और उस समय पूरब से पश्चिम कितना था, 1127, लेकिन आज कितना है हमारा 840। अलीराजपुर से हम अगर सिंगरौली तक जाएंगे तो 840 होगा, और हम मुरैना से लेके बुरहानपुर तक जाएंगे या बैतूल तक जाएंगे 605 होगा। लेकिन उस समय पे दूरी कितनी थी, 996 किलोमीटर। तो आज से हमने तुलना भी कर ली इसकी। अब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के जो संभाग थे वो मुख्य रूप से कौन कौन से संभाग थे, अलग हुए तो कौन कौन से अलग हुए, और वर्तमान में जो नया बनाया गया है तो कौन कौन से है। एक हमारा यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि न्यूज़ टीवी से लिया गया कि 15 सितंबर 1925 को अलीराजपुर का नाम बदलकर आलीराजपुर कर दिया गया। देखो, जो आ लगा दिया, बड़े वाला आ कर दिया, तो क्या हो गया, अलीराजपुर। अलीराजपुर बोलते थे हम। अलीराजपुर का अर्थ होता है कोई मुस्लिम नाम जैसा लगता है। ठीक है, तो ये मतलब अली वही आता है, आली
तो एक अन्य सेंस में भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। अब हमारे संभागों के बारे में है। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, इंदौर। और तो इससे जुड़े हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, किस संभाग का है, जबलपुर संभाग का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग की है, तो इंदौर संभाग की। उसके बाद में ऐसे ही पूछा जाता है कि किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो अब किस में हो गए हैं, जबलपुर संभाग में, क्योंकि यहाँ पाडोना भी इसी में सम्मिलित हो गया है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो शहडोल संभाग की। और सबसे कम जिले किस में पाए जाते हैं, तो लगभग शहडोल में भी 3 पाए जाते हैं, चंबल में भी 3 पाए जाते हैं। तो ऐसे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में कितने हैं, तो जैसे कि आज़ादी, जैसे ही हमारा आज़ादी की बात था तो उसमें 7 थे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था तो हमारे पास उसमें 12 थे, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे अलग हुआ तो हमारे पास में कितने संभाग बचे, केवल 9 संभाग बचे। इसका नवीन संभाग के बारे में पूछा जाता है, तो शहडोल को हमने 2008 में बनाया गया था। 3 जिले शामिल थे शहडोल में, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। अब क्या है, कुछ चीजें प्रस्तावित कर भी दी हैं, जैसे कि इंदौर को बहुत बड़ा संभाग हो रहा है, तो उन्होंने निवाड़ संभाग को भी प्रस्तावित कर दिया है। और साथ में रतलाम, छिंदवाड़ा, क्योंकि जबलपुर संभाग बहुत बड़ा हो जाता है तो छिंदवाड़ा भी, और ये यहाँ से रतलाम संभाग में कुछ उज्जैन से जिले ले लिए जाएंगे, कुछ इंदौर संभाग से ले लिए जाएंगे। इस प्रकार से इसका गठन की बात की गई। तो हम एक को सबको डिटेल में एक एक से चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने अभी क्या कह दिया आपसे, सबसे ज़्यादा जिले किस में पाए जा रहे हैं, जबलपुर में, क्योंकि पहले दोनों बराबर हुआ करते थे, लेकिन जब से पाडोना बना है ना, तो सबसे ज़्यादा जिले किस में हो गए हैं, जबलपुर संभाग में। लेकिन जनसंख्या आज भी इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा है। रीवा में कितने हैं, 6, कि रीवा, सिंगरौली, सींधी, सतना, मऊगंज और मैहर। पहले कितने थे, इसमें 4 हुआ करते थे, अब 2 नए बन गए, कौन से, मैहर और मऊगंज। तो इससे अब इसकी संख्या 4 हो गई है, 6 हो गई है। भोपाल में कितने हैं, 5। जो आसपास के जिले कौन कौन से होते हैं, भोपाल के पास में लगे हुए हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ग्वालियर में कौन से आते हैं, ग्वालियर में 5 आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। इंदौर में आते हैं 8, कौन कौन से हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा व बुरहानपुर। बुरहानपुर तक क्षेत्र का विस्तार देखा जाता है। फिर आते हैं जबलपुर में, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी। ये क्या है, हमारे पास एक ब्लैंक मैप बनाना और स्पेशली छोटे छोटे मैप बनाना और फिर डाल देना जबलपुर संभाग, तो केवल उन्हीं उन्हीं के जिलों के नाम वहाँ पर डिनोट कर देना चाहिए। फिर डाल देना आप इंदौर संभाग, एक ही पेज पे आ जाएंगे सभी संभाग। तो इससे क्या, जब मैपिंग से आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पाडोना। सागर के अंदर भी 6 आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। पहले 5 आते थे, लेकिन 13 के बाद निवाड़ी जोड़ा गया तो ये 6 हो गए। अब आता है उज्जैन, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच तक। आपका रतलाम को बना दिया जाएगा ना, तो ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, इनसे मिलकर एक नया संभाग बन जाएगा अपने आप में। चंबल में कौन कौन से आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो पहले चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ हुआ था, ग्वालियर हुआ करता था, लेकिन अब वो मुरैना ही शिफ्ट हो गया है। इनमें सब में 3 3 पाए जा रहे हैं। नर्मदापुरम में नर्मदापुरम, बैतूल व हरदा। और शहडोल में जो नवीन है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। आगे संभागों के संगठन की जानकारी जो हमारे लिए पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन सा नवीन संभाग है, तो हम शहडोल संभाग के बारे में बता सकते हैं, सबसे नवीन है। तो ये 1 नवंबर को गठित होता है, 7 संभाग होते हैं। 1975 में सागर संभाग बनाया जाता है, 1977 में उज्जैन का संभाग बनाया जाता है, 1980 में चंबल संभाग बनाया जाता है, और होशंगाबाद 1981 में बस्तर संभाग, दोनों का गठन किया जाता है। समझ में आ गया आप, लेकिन बस्तर संभाग कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, लेकिन हमारे पास में ये रह गए। तो हमें एक बार ब्रीफली ब्रीफली ऊपर भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, लेकिन कभी पेपरों में पूछी नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो बताई नहीं है। अगर हमें सब कुछ पढ़ना होता तो फिर अब एक एक शब्द पढ़ते। क्योंकि तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें पेपर में जो पूछा जा रहा है वो चीज़ें याद रखना है। अब उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि 3 संभाग जो अलग हुए थे ये हमें पता होना चाहिए, कौन से अलग हो गए, बस्तर, जिसका गठन 1981-82 में किया गया था, बिलासपुर और रायपुर। ये जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय हमसे अलग हो गए। और फिर 2000 में कितनी संख्या बची हमारे पास में, 9। 2008 में हम शेड्यूल को बनाते हैं तो 10 हमारी संख्या हो जाती है। 2008 में किसको बनाना है, शेड्यूल को। संख्या आप कितनी होगी, 10। और 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नर्मदापुरम कर दिया गया था। और पिछले 2022 की सारी करंट अफेयर्स है कि होशंगाबाद का नाम खुद बदल के, जो होशंग शाह के नाम पर था, वहाँ के शासक थे,
तो उनके नाम को बदलकर अब क्या कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया गया, क्योंकि नर्मदा नदी मुख्य रूप से होशंगाबाद के क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा फल फूल करती है, इसलिए उसका नाम नर्मदा का पुरम, मतलब नर्मदा का क्षेत्र, इसलिए उसका नाम अब फिर से नर्मदापुरम कर दिया। देखो यही है, वो नीचे लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं था लेकिन मुझे याद थी चीजें। तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा संभाग है, न्यूनतम कौन सा है, वो सब चीजें वो हमें एक बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो वो बॉक्स क्या क्या कह रहा है हमसे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा है, जबलपुर संभाग। ये आईएमपी है, इसको कर लीजिए, अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो यहाँ पे सीधे संभागों से यही वाला बनेगा। जैसे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जबलपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा संभाग है, शहडोल संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, हमारा इंदौर संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, शहडोल। देखो दोनों में चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, तो शहडोल हमारा कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। लिंगानुपात, क्योंकि लिंगानुपात में भी ऊपर भिंड मुरैना से ऊपर वाले क्षेत्र वाले जिले आते हैं, इनका लिंगानुपात 837 है, लिंगानुपात देखा जाए सबसे कम, तो किसका आ जाएगा, चंबल संभाग का। और सबसे साक्षरता वाला, क्योंकि साक्षरता में अगर जिला भी देखा जाता है ना, तो वो कौन सा है, जबलपुर है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है या संभाग कौन सा है, तो जबलपुर संभाग है। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि हमारे यहाँ पे एक दीनबंधु अभियान फुटपाथ, दीनबंधु अभियान चलाया गया। तो वो क्या, सॉरी, वो क्या था, जो लोग भिक्षु, जो लोग हमारे फुटपाथ पर रहते हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए प्रारंभ किया गया था। ये मुख्यतः कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो जो इंदौर संभाग है वहाँ पे। तो ये करंट अफेयर्स बीच में आया था, 2023 का करंट अफेयर्स है, कि मध्य प्रदेश का भिखारी मुक्त जिला कौन सा है, तो इंदौर शहर के बारे में बताया गया था। लेकिन क्या रहता है कि जो मापदंड आते हैं वो कुछ परसेंटेज के आधार पे आते हैं, कि अगर इतने से इतने कम मिलेंगे इतनी आबादी में सर्वे करने पर, तो उसको हम भिखारी मुक्त कहेंगे। लेकिन क्या है कि कई स्थितियों में आप अगर भवरकुआ के आसपास वाले क्षेत्रों में जाओगे ना, तो आपको बच्चों को लेकर कुछ लेडीज भवरकुआ चौराहे पर ही देखने को मिल जाएंगी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने उसे भिखारी मुक्त घोषित किया गया, तो क्या उन मापदंड रहते हैं कि जैसे कि अगर इतने लोगों पे इतने लोग भीख नहीं मांग रहे हैं तो उसको भिखारी मुक्त कर दिया जाए। लेकिन ये जनरली ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मैं भी वहाँ रहा हूँ तो मैंने भी देखा है, तो वहाँ पे लोग भीख मांगते हैं अभी भी। अगला है, वर्ष 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है। इसमें पहले शहडोल संभाग का हिस्सा हुआ करता था ये। ठीक है, क्या था कि जो 2008 में उसका गठन कर दिया गया था, तो डिंडोरी पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, शहडोल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वो किसका हिस्सा हो गया है, जबलपुर संभाग का हिस्सा हो गया। इसलिए वहाँ पे तीन, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, तीन जिले ही उसके संभाग के अंतर्गत आते हैं। जो शहडोल संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे कम है। ये पॉइंट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम कि जो वर्तमान स्थिति है संभागों की, वो देखो, ये वही रिवीजन कर रहे हैं हम, वही चीज़ें बार बार रिपीट होके आ रही हैं। वर्तमान में हमारे पास में इतने संभाग हैं, समय के साथ में इनकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहा है। जैसे कि सन 2000 में हमारे से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बना, तो हमारे पास में जो आज संभाग हैं बस शहडोल को छोड़कर वो संभाग बचे थे। ठीक, और जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो ये संभाग थे, क्योंकि 1981-82 में बस्तर का गठन किया गया, सन 2000 तक बस्तर उनका पार्ट था। और हमें ये चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद करने लायक नहीं है। ठीक, और सात कैसे सर, सात पढ़ाए थे आपने, तो सात क्या है ये, देखो चार, दो, पाँच ये हैं हमारे और दो ये हैं, तो इनको मिलाकर टोटल सात थे। और अगर आप गिनोगे ना तो नौ तो हमारे पास में ये हैं। ठीक है, हमने देखा था कि 12 संभाग हो रहे हैं हमारे हमारे 31 अक्टूबर तक, और 9 ये हैं और 3 ये हैं, इससे 12, 3 यहाँ अलग हो जाते हैं, तो 9 हमारे पास में बचते हैं। इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मध्य प्रदेश कंफ्यूज करते हैं हमें कि मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश की जो जानकारी, जनगणना कार्य कहाँ से कब कहाँ से ली गई हैं हमने, तो हमारा जो निर्देशालय है मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका थी, उससे हमने चीज़ें ली गई हैं कि हमारे पास में उस समय संभागों की संख्या कितनी थी, 7 थी। परंपरागत पुस्तकों में कितने देखने को मिलती हैं, जो पुस्तकें पहले से छपती चली आ रही थी उनमें 8 देखने को मिलती, लेकिन वो गलत है, कितनी है, 7 है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि हम कि कर्क रेखा एक कई बार कन्फ्यूजन का पॉइंट बना रहता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से कितने जिलों से निकलती है, इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन का बना रहता है। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा 14 जिलों से निकलती है। मैं इसकी एक ट्रिक लिखवाई थी आपको, रउआ राशि भवरासा जब दम कटनी उमरासा। ठीक है, उमरा सा, उमरिया और साहेब
शहडोल, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए ये वीडियो। ठीक, अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पूरी एमपी परीक्षा धाम से इसी वीडियो के लेक्चर्स के माध्यम से आपके साथ में साझा करूंगा। थैंक यू सो मच।